हेलो गाइस, वेलकम टू योर सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो आई होप आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और तो आज मैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं समझ आ रहा है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग में दिया हुआ है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो एक्चुअली हैं दोनों चीज़ें सेम ही, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले देखो, कुछ नहीं है इस डिजीज़ में, बस इतना जानो कि हमारा ब्लड वेसल्स होता है, उसमें कुछ आपके ही सेल का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें आके इकट्ठी हो गई हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था अच्छे से वो नहीं हो पा रहा है। और ब्लड फ्लो ना हो पाने की वजह से बहुत सारी हमारी अच्छे से ब्लड जो होगा वो जहाँ पे भी कहीं पे ये प्रोसेस हो रही है, जिस भी ब्लड जहाँ जिस पार्ट के ब्लड वेसल्स में ये प्रोसेस हो रही हैं उस पार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इतना है समझ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ लार्ज और मीडियम साइज्ड, याद रखिएगा, स्मॉल मत बोलिएगा, लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है ये एक डिजीज़ होती है जो कि लार्ज और मीडियम साइज़ की मस्कुलर आर्टरीज में होती है। क्यों होती है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, सेलुलर डेब्रिस, मतलब सेल का ही कोई पार्ट, डेब्रिस मतलब कोई ख़राब पार्ट, जो कि मान लो सेल टूटती बनती रहती है। अब सेल टूट के वो सेल कहाँ जाएगी? या तो उसका अपोप्टोसिस होके वो सेल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब इंगल्फ कर ली जाती है। लेकिन कभी कभी सेल बची रह जाती है बॉडी में, तो वो क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेशन होने लगता है उसका, ठीक है। सेलुलर डेब्रिस उसी को कहते हैं। विद इन इंटीमा लेयर ऑफ या इंटीमा ऑफ द वेसल वॉल, यानी जो इंटीमा एक लेयर होती है वहाँ पे वेसल वॉल की जो इंटीमा लेयर होती है वहाँ पे जाके एक्यूमुलेशन होने लगेगा लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का या फिर सेलुलर डेब्रिस का। वेस्कुलर इन्फ्लामेशन, यानी वेसल्स जो उसमें इन्फ्लामेशन होने लगेगा। इंडोथीलियल डिसफंक्शन, ठीक है। इंडोथीलियल मतलब जो ब्लड वेसल्स की इंडोथीलियल लेयर होती है वो अपना ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है। इन तीन वजह से हमारा क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है, देखो ये जो अंदर वाली मतलब लेयर है उसको ट्यूनिका इंटीमा, इंटीमा याद रखो इंटरनल, तो इंटीमा बोलते हैं। जो बीच की है उसको मीडिया बोलते हैं, और जो एडवेंटिया या फिर एडवेंशिया जो कुछ बोल सकते हैं, जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एडवेंशिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं शॉर्ट में आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ तो शायद ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखो मान लो क्या है, ठीक है, मान लो ये ब्लड वेसल्स का पार्ट है, ठीक है। तो अब जो ये अंदर, अब देखो एक हमारी, तो इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर देती हूँ जिससे आप लोग को अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। देखो अब ये वाली जो लेयर है अंदर की, ये वाली, ये दिख रहा है, ये अंदर की जो लेयर है वो क्या होगी, हमारी इंटीमा हो जाएगी, इंटीमा। और जो ये बीच वाली हो गई हमारी क्या हो गई, मीडिया हो गई। और जो बाहर की हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं, एडवेंशिया या एडवेंटिया, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये तीन लेयर होती है। अब जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो जो दूसरी वाली मान लो ब्लड वेसल्स होगा, जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो थोड़ा बहुत पार्ट दिख रहा है अब वो भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से फिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, लिपिड कोलेस्ट्रॉल या फिर कुछ भी ऐसा आगे इकट्ठा हो गया। तो जब ये ऐसा हो जाएगा ना तो डिजीज़ कॉज हो जाती है, इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अगर ट्यूमर फॉर्मेशन तो एथेरोमा बोल देते हैं उसका, ठीक है। तो ये हो गया। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारे नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ये ब्लड है, जो डॉट डॉट दिख रहा है ये ब्लड है। ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे तीर से मैंने शो किया, ये जो एरो है, तो ब्लड बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी सेलुलर डेब्रिस या फिर वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन या फिर इंडोथेलियल डिस्फंक्शन की वजह से हमारा क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है, देखो कुछ ही ब्लड जा पा रहे हैं, एक दो, फिर धीरे धीरे कुछ नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल ब्लड फ्लो, यहाँ पे ब्लड फ्लो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, सेलुलर डेब्रिस या फिर वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना वो भी मैं इसी में सब कवर करते चल रही हूँ। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। इंक्रीजिंग एज, जो कि मॉडिफेबल होते हैं और नॉन मॉडिफेबल। तो ये वाले हमारे जो है नॉन मॉडिफेबल है, यानी अगर उनकी एज बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी शरीर में, मेल जेंडर है अगर तो भी होगी, तो इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, दैट्स वाई इज नॉन मॉडिफेबल। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। पर अगर ओबेसिटी है तो एक्सरसाइज वगैरह करके हम उसको कम कर सकते हैं। अगर उसको फिजिकल इनएक्टिवेशन है तो हम सही कर सकते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट है तो वो बहुत ज़्यादा खा रहा है शुगर, तो वो सही कर सकते हैं। और अगर हमारे न्यूमोनिया डिजीज़ या फिर जो कि क्या होता है, एक हमारे न्यूमोनिया डिजीज़ कॉज हुई है तो उसकी वजह से भी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है।
समझ आया आप लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एक बार देख लेते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन। सिर्फ एथेरो में क्या था हमारा, क्या लिखना है आपको कि लार्ज और जो मीडियम साइज़ की मस्कुलर आर्टरी है उसमें एक्यूमुलेशन की वजह से या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से या इंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मेनली क्या होता है, ये भी होता है एथेरोस्क्लेरोसिस है, बस इसमें जो हमारी हार्डनिंग मतलब जो हमारी मीडियम एंड लार्ज आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, यानी वो अपनी इलास्टिसिटी जो होती है वो खो देती है। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी आर्टरीज़ की कि वो इलास्टिक होती है, यानी वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लेस होती रहती है। लेकिन जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है इसमें मेनली क्या होता है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, इसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम्स और सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। देखो पैथोफिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है क्योंकि सर फार्मास्यूटिकल से पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। तो देखो हाइपरलिपिडेमिया एंड अदर रिस्क फैक्टर, मान लो कोई भी इंसान है उस, क्योंकि मैंने बताया ना कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन, यानी हाइपरलिपिडेमिया यानी लिपिड उसकी बॉडी में ज़्यादा है, यानी भाई कोलेस्ट्रॉल लिपिड सब ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो हाइपरलिपिडेमिया एंड अदर रिस्क फैक्टर की वजह से कॉज टू इंडोथीलियल इंजरी एंड एडिशन ऑफ, जो हमारी इंडोथीलियल क्या लेयर होती हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं पता, देखो जो ब्लड वेसल्स होती है ना उसमें अंदर की जो लेयर होती है वो इंडोथीलियल लेयर होती है। अब जो इंडोथीलियल मान लो कोई इंडोथीलियल इंजरी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड जो है वो बहने लगता है। जब हम खून बहुत ज़्यादा बहने लगता है तो क्या होता है, जो हमारा प्लेटलेट्स और मोनोसाइट होते हैं वो आकर के उस जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं। मान लो यहाँ पे इंजरी हुई है तो आकर के वो वहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। अब जब वहाँ से इकट्ठे होने लगते हैं तो वहाँ पे वो कुछ फैक्टर रिलीज़ करते हैं। मैंने आपको इन्फ्लेमेशन में ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं कि वो कुछ फैक्टर रिलीज़ करते हैं और एक्यूमुलेशन करने लगते हैं लाइपोप्रोटीन्स का। ठीक है, तो देखो हाइपरलिपिडेमिया हुआ मान लो, या फिर कोई और रिस्क फैक्टर या कोई इंजरी हो गई या कुछ भी, मान लो गिर गया, वो पड़ गया, कुछ भी हुआ। ठीक है, तो इंडोथीलियल इंजरी हो गई, मान लो जो ब्लड वेसल्स है वो फट गई। ठीक है, उसकी वजह से अब उसको ठीक करने के लिए क्या होता है, प्लेटलेट्स और मोनोसाइट जो होते हैं वो आने लगते हैं, एडिशन मतलब चिपकना, आने लगते हैं, चिपकने लगते हैं उसकी इंडोथीलियल सेल से, और वो रिलीज़ करते हैं पीडीजीएफ मतलब कि ये एक तरह का करता है ग्रोथ फैक्टर होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये पीडीजीएफ को रिलीज़ करते हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन, और लिपोप्रोटीन का एक्यूमुलेशन करने लगते हैं। पीडीजीएफ का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, मुझे याद आएगा, पीडीजीएफ प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स नॉर्मल होती हैं वो भी माइग्रेट करने लगती हैं इंजरी के साइड पे। अब जब वो माइग्रेट करेंगे, उस मतलब माइग्रेशन मतलब जाना, घूमना, तो उधर की ओर जाने लगेंगी, फिर लिपिड अपटेक होगा एंड कोलेस्ट्रॉल इफ्लक्स ऑफ द एचडीएल, मतलब लिपिड जो होगा वो बहुत ज़्यादा अपटेक होने लगेगा, मतलब लेने लगेगा, और जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो बाहर, इनफ्लक्स मतलब होता है अंदर आना, इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो ज़्यादा रिलीज़ होने लगेगा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के थ्रू। ठीक है, एचडीएल जो होगा वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ करने लगेगा कोलेस्ट्रॉल को, और वो क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा एक फोम सेल का। समझ लो, फोम सेल मतलब होती है कि हमारा नॉर्मल, देखो नॉर्मल क्या होता है, मान लो ये हमारी सेल है कोई भी, ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो इफ्लक्स होने लगेगा एचडीएल का, तो कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एचडीएल जो होगा वो अंदर आने लगेगा, जितना ज़्यादा एचडीएल अंदर आएगा वो एक बना लेगा सेल के अंदर फोम सेल, जिसको इस सेल को क्या कहते हैं, इकट्ठी होने लगती है, इसको कहते हैं फोम सेल। ठीक है, ये जो फोम सेल होती हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सिंथेसिस करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स जो होता है वो फिर और ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है एक ही जगह पे, लास्ट में हमारे इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। समझ आया कि मान लो कोई हाइपरलिपिडेमिया वगैरह हुआ है, कोई भी इंडोथीलियल इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से फिर हमारा कहता है सब कुछ इकट्ठा आने लगता है एक ही जगह पे आके, वो रिलीज़ करता है प्लेटलेट्स टाइप ग्रोथ फैक्टर को, फिर स्मूथ मसल्स वहीं जाने लगती हैं, फिर हमारा एक फोम सेल का फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, फोम सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, और फिर ये फोम सेल क्या करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सिंथेसिस करती है, और लास्ट में उसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। मैंने कहा था कि जिस पार्ट पर ब्लड वेसल्स जो होंगी वो एक्यूमुलेशन होने लगेगा ब्लड वेसल्स में, वो पार्ट डैमेज होगा, जैसे कि इन हार्ट अटैक होने लगता है वहाँ पे, चेस्ट पेन होता है, इन ब्रेन वीकनेस ऑफ आर्म लेग और स्लर्ड स्पीच, मतलब वो अच्छे से बोल नहीं पाता, इन आर्म एंड लेग और आर्म में क्या होगा, लेग पेन होगा, व्हेन वॉकिंग, जब बहुत ज़्यादा चलेगा वॉक करेगा तो वहाँ पे पेन होने लगेगा। कॉम्प्लिकेशंस मतलब देख लो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैरोटिड और पेरीफेरल, कोरोनरी मतलब हार्ट, कैरोटिड मतलब ब्रेन, और पेरीफेरल मतलब ब्रेन और हार्ट को छोड़ के बाकी जो पैर हाथ ये सब है। ठीक है, हाँ, तो देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं हार्ट में, कैरोटिड मतलब ब्रेन में स्ट्रोक मैंने आप लोग को बताया ना कि हीमोरेंज, अच्छा स्ट्रोक मैंने हाँ बताया, हीमोरेजिक डिजीज़ होती है, दो तरह की होती है, उसमें ब्लड वेसल जो होती हैं ब्रेन की वो फट जाती हैं, मतलब ब्लड अच्छे से वहाँ पे सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है ब्रेन में। पेरीफेरल आर्टरी डिजीज़, पेरीफेरल मतलब हार्ट और ब्रेन को यहाँ पे छोड़ दो, बाकी जैसे हाथ पैर ये सब नहीं, ठीक है, तो उसको गैंग्री कहते हैं। लॉस ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन लेग, मतलब लेग और आर्म जो होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जिसको गैंग्री कहते हैं। ठीक है, तो पेरीफेरल आर्टरी डिजीज़।
नेक्स्ट अब इसमें देखो, एंजियोग्राम, ECG, ब्लड टेस्ट, ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड फॉर डायग्नोसिस। तो हम लोग ये सब जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। किस होता है? एंजियोग्राम, ECG, ब्लड टेस्ट, ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड, इनको यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। और एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने जितनी भी चीज़ें अभी कवर करी हैं अभी तक में, प्लीज़ उसका नोट्स अच्छे से बना लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ भी नहीं है, अगर आप 1-2 बार चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी। और अगर हो, अब तो फ़िलहाल टाइम कम बचा है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि प्लीज़ बुक को हमेशा रेफ़र करिए। कोई ना कोई बुक मतलब ये नहीं कि आप किसी भी बुक निराली से पढ़ लिया, TP से, प्लीज़ उससे मत पढ़िएगा। और आपको समझ आए तो पढ़िए भी, कोई वो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पढ़िए जो भी आपका टाइम, आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा एक स्टैंडर्ड बुक को आप हमेशा अपनी अथॉरिटी रखिए कि हाँ मुझे ऐसे उसी से पढ़ना है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।